feminism and not. I don't believe in this shit. We should not have it. Feminism f***ed up our society. We should not have it at all. I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. Equality is not about physics. Oh my God, this is so basic. प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड जाकर कुछ भी बोलने लगी है ना। मतलब जब बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस कह रही हैं कि वो फेमिनिज्म में नहीं इक्वालिटी में बिलीव करती हैं, तो प्रियंका को क्या तकलीफ है भाई? अगर आप कमेंट्स में अब लिखने वाले हैं कि फिर जग गई इसके अंदर की फेमिनिस्ट, तो आज का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको ये बात नहीं पता होगी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट भारत में बसते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बेईशा और अगले 12 मिनट में जानिए कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि फेमिनिज्म टॉक्सिक बन गया। वो कौन सा हिडन एजेंडा है जो फेमिनिस्ट मर्दों के खिलाफ चला रही हैं, और दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश अमेरिका में महिलाएं उस कौन से बेसिक राइट के लिए लड़ रही हैं जो भारत में महिलाओं के पास ज़मानों से है। मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। एंड या आई एम प्राउड टू बी फेमिनिस्ट। किसी के लिए रोड पर जाके प्रोटेस्ट करना अपने राइट्स के लिए फेमिनिज्म है, वहीं किसी के लिए अपने कंजर्वेटिव फैमिली से निकल के एक जॉब ही ले लेना बहुत बड़ी बात है, तो वो उनके लिए फेमिनिज्म है। इट इज़ अबाउट इक्वालिटी, बराबर का हक जो महिलाओं को मिलना चाहिए। आखिर है क्या भला ये फेमिनिज्म? डिक्शनरी ये कहती है, बिलीफ इन एंड एडवोकेसी ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, यानी वो विचारधारा जो सबको बराबर मानती है, जेंडर के आधार पर आपको अलग नहीं करती है। तो फिर लोगों को फेमिनिस्ट से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें बताया गया है कि फेमिनिस्ट मर्दों से नफरत करती हैं। फेमिनिज्म कैंसर से भी खतरनाक है, ये पूरा मूवमेंट ही मर्दों के खिलाफ है। फेमिनिस्ट क्या चाहती हैं उसे प्रियंका चोपड़ा ने काफ़ी क्लियरली डिफाइन किया। When we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the out of somebody else. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children how you're managing it all. Don't question me. तो फेमिनिस्ट हर वो इंसान है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबरी चाहता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर बराबरी की बात नहीं हो रही है। इसीलिए अभी ओलंपिक्स में महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के खिलाफ मैच नहीं खेलते हैं। तो क्या हर चीज़ में फेमिनिज्म को लाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी मर्द से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा पैदा करे या उसे दूध पिलाए, लेकिन बच्चा पालने में बराबरी के हक की बात कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनाए इसीलिए महिला को भी प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन किसी महिला को जिसके पास काबिलियत है उसे सिर्फ उसके जेंडर के आधार पर आप प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। हीरो स्कर्ट या साड़ी पहनकर नाचे और हीरोइन मूछें रखे, ये भी कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जितनी मेहनत हीरो के 6 पैक बनाने में लग रही है उतनी ही हीरोइन की भी जिम में लग रही है। इसलिए दोनों को बराबरी की फीस मिले, ये फेमिनिज्म है। दुनिया एक अच्छी प्यारी जगह बने जहाँ किसी को लिंग के आधार पर बेहतर या कमतर नहीं माना जाए, ये फेमिनिज्म है। अब अगली बड़ी गलतफहमी ये है कि फेमिनिज्म बस वेस्ट से आया है और हम पर यूं ही थोप दिया गया है। तो क्या भारत में कभी कोई फेमिनिस्ट नहीं रही? ये सवाल हमने किया आलोचना का स्त्री पक्ष और दुनिया में औरत जैसी किताबें लिख चुकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता चोखेर बाली से। औरतें तो ऐसी तमाम थीं जो समय समय पर पितृसत्तात्मक शोषण के बारे में बार बार बात कर रही थी। उनकी कविताओं में आ रहा था, उनकी बातों में आ रहा था, उनके कहे में आ रहा था, उनके गानों में आ रहा था। तमाम लोकगीत जो लिखे गए हैं, जो गाए जा रहे हैं, लिखे तो नहीं, जो गाए जा रहे हैं तमाम लोकगीत इतने सालों से स्त्रियों के, उनमें वो शोषण की गाथा दर्ज है जिसको समझने के टूल्स आज हमको स्त्रीवाद देता है। मीरा को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मीरा किस तरह से उस पूरे के पूरे सामाजिक ढांचे की सच्चाई उघाड़ कर आपके सामने रख देती है, जहाँ महलों में रहने वाली स्त्रियों का जीवन कितना ज्यादा कंट्रोल्ड है। आप कश्मीरी कवियत्री ललदियत को देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने बार बार उस शोषण की बात की है। नाम और भी हैं, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, रमाबाई, अमृता शेरगिल, लिस्ट बहुत लंबी है। इनफैक्ट देखा जाए तो गंगूबाई भी तो फेमिनिस्ट ही थी ना। हाँ, ये टैग नहीं लगा था तब तक।
इसलिए ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म अंधाधुन वेस्ट से आ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस वक्त वेस्ट से जो आ रहा है वो है फेमिनिज्म का विरोध। मार्केटिंग रिसर्च कंपनी इप्सोस की स्टडी दिखाती है कि खुद को फेमिनिस्ट मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग भारत में हैं। जहां भारत में 73% लोगों ने कहा कि वो नारीवादी हैं, वहीं अमेरिका और जर्मनी में ये संख्या महज 34 और 32% थी। और जापान के हाल तो सबसे बुरे। तो फिर ये फेमिनिस्ट मर्दों से नफरत करती हैं, मर्दों को बर्बाद कर देंगी, ये कहाँ से आ रहा है? ये डर आ रहा है वेस्ट से। इसे कहते हैं मिसैंड्री, और रिसर्च ने प्रूव किया है कि मिसैंड्री यानी मर्दों से नफरत सिर्फ एक मिथ है। इप्सोस का ही ग्लोबल सर्वे बताता है कि जो लोग खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं वो दरअसल मर्दों के बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं। सर्वे में मर्दों को लेकर फेमिनिस्ट और नॉन फेमिनिस्ट लोगों की सोच में कोई खास फर्क नहीं देखा गया। इस सर्वे में लोगों से कई दिलचस्प सवाल किए गए, जैसे आपको लगता है कि फेमिनिज्म की वजह से मर्द खतरे में है, या फिर फेमिनिज्म से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फेमिनिज्म के कारण पुरुषों का महत्व घट रहा है, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ मन का वहम है। महिलाओं को लेकर भी सवाल किए गए, जैसे हिंसा के जो मामले सामने आते हैं, क्या वो महिलाएं ही भड़काती हैं, या महिलाएं अक्सर रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं, या ये कि अपनी मर्जी के खिलाफ भी अपना फर्ज समझकर पत्नी को यौन संबंध बनाना चाहिए। आंकड़े आपके सामने हैं। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि दुनिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई दीवार खड़ी हो रही है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर हैं जिन्होंने इस तरह के सवालों का हाँ में जवाब दिया, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये थोड़े से लोग बहुत कुछ बोलने लगते हैं तो बाकी के लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमने बात की डिजिटल प्लेटफॉर्म फेमिनिज्म इन इंडिया की फाउंडर सीईओ जपलीन पसरीचा से और पूछा कि लोग क्यों फेमिनिज्म के नाम से इतना डरने लगे हैं। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला कि आज की यंग जनरेशन को फेमिनिज्म की हिस्ट्री, विमेंस राइट्स की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा, अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से, मीम कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा लोग फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं और मीम्स बनते हैं कि फेमिनिज्म कैंसर है, फेमिनिस्ट को बहुत गुस्सा आता है, वो अगली हैं, उनको फैमिलीज ब्रेक करनी है। क्यों ये जो इतना ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रेयल बन गया है फेमिनिज्म को लेके, उसकी वजह से भी लोगों को जो आजकल की यूथ है उनको लगता है कि ये बेकार चीज़ है, हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। असल में हमने सोशल मीडिया कंटेंट, बॉलीवुड फिल्मों, इन्फ्लुएंसर्स की क्लिप्स को एक पैरामीटर बना लिया है फेमिनिज्म को जानने और समझने का। पीछे जाकर इतिहास में झांकने की तो हम कोशिश करते ही नहीं हैं। और वैसे भी बोरिंग हिस्ट्री कौन पढ़े जब इतने एंटरटेनिंग मीम्स और रोस्टिंग वीडियोस अवेलेबल हों। मैंने आपको इस एपिसोड में बहुत ब्रीफली फेमिनिज्म की हिस्ट्री बताई थी, थोड़ी सी डिटेल और दे देती हूँ। बेसिकली फेमिनिज्म अब तक 4 वेव से गुजर चुका है, लेकिन मुद्दा हमेशा से एक ही रहा है, बराबरी, इक्वालिटी। फेमिनिज्म शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था 1968 में मार्था वाइनमन लेयर ने, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में द सेकंड फेमिनिस्ट वेव नाम से एक आर्टिकल छापा। उसके बाद ही नारीवादी आंदोलन को अलग अलग वेव्स में बांटा गया। 1848 में अमेरिका में पहला फॉर्मल वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन हुआ। उस वक्त अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में जितने भी ऐसे कन्वेंशन हो रहे थे, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था वोट का अधिकार, क्योंकि महिलाओं को इस काबिल नहीं समझा जाता था कि वो सरकार चुनने में अहम भूमिका निभा सकती हैं या उनका ओपिनियन मैटर कर सकता है। इसे आज हम सफरेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसका सफ़र करने से कोई लेना देना नहीं है। ये फ्रेंच वर्ड था सुफ्राज, जो इंग्लिश में आकर सफरेज बन गया। मतलब इस शब्द का है राइट टू वोट। इसी के लिए महिलाएं आवाज़ उठा रही थी। इस आंदोलन की बदौलत ही पश्चिमी देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना शुरू हुआ। भारत में भी जब तक अंग्रेज़ों का राज था, महिलाओं को ये हक मांगना पड़ रहा था। जब वेस्ट में औरतें अपने बुनियादी अधिकार के लिए लड़ रही थी, तब भारत में औरतें इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ रही थी। आज़ादी के बाद संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के हक दिए गए। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 याद है आपको? फिल्म का नाम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 पर, जिसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति
लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेमिनिस्ट ही हुआ ना। बहरहाल, वोटिंग राइट्स के बाद फेमिनिज्म की दूसरी वेव में अबॉर्शन राइट्स, इक्वल पे, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठी। फिर 90 के दशक में आई तीसरी वेव। अब वाइट फेमिनिस्ट के साथ साथ ब्लैक, एशियन, साउथ एशियन फेमिनिस्ट का भी आंदोलन शुरू हो गया। अब आज हम हैं फोर्थ वेव में। आज लड़कियां खुलकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, बॉडी शेमिंग, रेप कल्चर पर बात कर रही हैं। मी टू मूवमेंट भी इसी फोर्थ वेव की देन है। लेकिन आज भी अमेरिका में अबॉर्शन राइट्स पर बहस चल रही है। भारत में ये सोच से भी परे है कि किसी लड़की को ये तय करने का हक ना हो कि उसके अंदर जो जान पल रही है वो उसे रखना चाहती भी है या नहीं। पर दुनिया के सबसे डेवलप देश में लड़कियों को आज भी पूरी तरह ये आज़ादी नहीं है। इसलिए ये समझना होगा कि कई मामलों में हम वेस्ट से भी ज़्यादा लिबरल हैं, और वेस्ट से, खासकर अमेरिका से आने वाले सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चक्कर में कहीं हम खुद को पीछे ना ले जाएं। और बाय द वे, लिबरल यानी वो इंसान जो दूसरों के विचारों का सम्मान करता है, जो दूसरों पर अपने ओपिनियन नहीं थोपता, जो बराबरी में विश्वास रखता है। आजकल लिबरल का मतलब भी बदल गया है ना। तो अगली बार जब आप फेमिनिज्म पर डिस्कशन सुने और कोई कहे कि ये मर्दों के खिलाफ है, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और उन्हें बताइए कि नहीं भाई, फेमिनिज्म सबके लिए, आपके लिए भी। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में बताइए मुझे कि क्या फेमिनिस्ट शब्द अभी भी आपको गाली जैसा लगता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।